एनालिसिस ऑफ कास्ट जी, उसमें ऐसी क्या बातचीत जो है जी, कास्ट है संपूर्ण वाङ्मय खंड 1। जी, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी, पढ़ा लिखा जो कर्मचारी वर्ग है, जी, ठीक है, उसकी बुद्धि, विवेक जी, वो तीव्र होता है। अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे भगवान की छुट्टी तो है ही नहीं इसमें, तो मैं इस पे साइन नहीं करूँगा। जी, जी, तो सारे लोग जो थे वो सब सवर्ण समाज के लोग थे। जी, उन्होंने कहा तेरा भगवान अलग से है? कहें तो मानव दीना बाना ने कहा कि बिल्कुल मेरे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हैं जी, और उनकी छुट्टी अगर नहीं होगी तो मैं साइन नहीं करूँगा। खापड़े साहब जी, मानवर कांशीराम साहब के यहाँ जाते हैं जी, और उनको एनिलेशन ऑफ कास्ट देते हैं। जी, बाबा साहब मानवर साहब उसको रात भर पढ़ते रह जाते हैं और पढ़ने के बाद 2-3 दिन के बाद जो है उस छुट्टी के लिए जी, मानवर कांशीराम साहब, वो कुलकर्णी जो था वो वहाँ का जो चीफ था, जी, 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 उसके पास छुट्टी की लिस्ट रखते हैं हाँ, और लिस्ट रखते हैं उस पर उनकी कहाँ सुनी होती है और अंततः जो है उस पर लड़ करके झगड़ करके मानवर मसीहा कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल की छुट्टी सैंक्शन कराई। कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं कि इतनी किताबें बाबा साहब की पढ़ जाते हैं, संपूर्ण वांग में पढ़ जाते हैं, ये पढ़ जाते हैं, वो पढ़ जाते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो क्रांति की आग नहीं लगती। जी, मैं सिर्फ एक पुस्तक पढ़ा, हाँ, एनालिसिस ऑफ कास्ट, यानी जाति प्रथा का जाति, उन्मूलन, जातियां कैसे समाप्त होंगी। उसी को पढ़ने के बाद हमारे दिल में इतना जुनून, इतना आग आया कि मैंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। कि चमचा युग का मतलब जो उन्होंने लिखा है, जी, आप देख रहे हैं कि समाज में चमचे बहुत हैं, जी, जी, समझ रहे हैं, हर समाज में चमचे हैं। जी, यानी अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर नेतृत्व कर रहा है या नेतृत्व कर करके आगे आ रहा है, तो वहां पर चमचा समझते हैं ना, ठीक, एक चम्मच जो होती है चमचा, जी, स्पून को समझिए। जी, उसको आपने देखा होगा कि हम चमचा का इस्तेमाल कब करते हैं, चम्मच का इस्तेमाल किसी चीज को खाने के लिए करते जी, हैं जी, और उसके बाद काम होते ही हम उसको फेंक देते हैं। जी, उसी तरीके से हमारे समाज के कुछ गद्दारों का, कुछ चमचों का यही हाल है जी, कि अपने ही समाज के लोगों को, जी, अर्थात वो राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे समाज के क्षेत्र में हो, उनको बरगला करके, ठीक है, जो अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज के लोगों को बरगला करके उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल करके उनका वोट लेते हैं और फिर अंततः क्या होता है कि वो उनकी सरकारें बन जाती हैं या जब वो वोट ले लेते हैं तो उनको क्या करते हैं कि किनारे कर देते हैं, फेंक देते हैं। अब चमचा युग लिखा कि चमचों से सावधान रहने की हमको आवश्यकता है समाज को। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच का निर्माण होता है, सोच से ताकत, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से व्यक्ति शासक बनता है। भाई साहब आंख में आंसू आते हैं जब हम लोग संघर्षों की याद करते हैं तो, कि क्या जमाना था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, कि जब उनको जो है कि तालाब में हमारे समाज के लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया। यानी कि जिस तालाब में सुअर, कुत्ता, बिल्ली पानी पीता था, उस तालाब में इस देश के करोड़ों जनसंख्या को उस तालाब में पानी नहीं देने दिया जाता था। और सरकारी विद्यालयों की मैं बात कर दूं और कार्यालयों की, सरकारी दफ्तरों की बात कर दूं, वहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई जाती है। नमस्कार, मैं राजकुमार सरोज। दोस्तों की जैसा आप जानते हैं कि आज कांशीराम जी का 15वां परिनिर्वाण दिवस है। इसी परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं आज एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मान्यवर कांशीराम जी का राजनीतिक में काफ़ी ज़्यादा समय रहा। उन्होंने एक अच्छी खासी नौकरी को त्याग कर इस बहुजनों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम आपको यह भी बता दें कि मान्यवर कांशीराम बाबा साहब के विचारों को पढ़ने के बाद ही ये कारवां आगे किए थे। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि कांशीराम जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी व वामसेब का भी निर्माण किया गया है। तो हम आपको यह भी बता दें कि इस ऐसे शख्सियत की आज 15वीं परिनिर्वाण दिवस पर एक मैं ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से आपको रूबरू आज कराऊंगा जिनका नाम है जीएल सिंह। मैं आपको यह भी बता दूं कि जीएल सिंह भारतीय भीम गर्जना संघ के संस्थापक भी हैं। तो इनसे हम चलिए अब बातचीत करते हैं। हम आपको बता दें कि कांशीराम जी के विचारों को जानेंगे और कांशीराम जी ने कितना समय अपना बहुजनों के लिए त्यागा था, परिवार को छोड़ करके। इन्हीं सब मुद्दों पर हम जीएल जी से बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप 15वां परिनिर्वाण दिवस आज मानवर कांशीराम जी का है, तो इस पे आप शुरुआत हम लोग कहाँ से करें कि कांशीराम जी का शुरू से एक चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे चैनल को, आपकी पूरी टीम को, राजकुमार जी, कि आज इंटरव्यू लेने के लिए आप हमारे आवास पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपकी पूरी टीम को। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी
कि माननीय मसीहा कांसीराम साहब का जो आपने चैप्टर शब्द कहा कि जी। चैप्टर पूरे चैप्टर पे बात हो, जी, ये शायद मेरे लिए नहीं, अपने आप में शायद खुद में प्रोफेसर, खुद में एक यूनिवर्सिटी समझने वाले लोगों के लिए संभव नहीं है कि जी, मानवर कांसीराम साहब का पूरा एक चैप्टर जी, जी, चंद मिनटों में वो जी, उस पर चर्चा कर सके। जी, जी, ठीक है, क्योंकि मानव मसीहा कांसीराम साहब एक समंदर हैं, एक सागर हैं। जी, ज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में, जी, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के क्षेत्र में जी, उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो उस पे एक दिन में शायद चर्चा करना मतलब इम्पॉसिबल है। जी, जी। तो इसलिए पूरे चैप्टर पे नहीं, हाँ, ये है कि एक चर्चा मैं करना चाहूँगा आपसे। सर पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि उन्होंने जो है कि लंबा समय राजनीतिक में दिया और खासकर दलितों के लिए दिया, तो इस पे आपका पहली क्या राय रहेगी? देखिए, मैं आपके चूँकि जब ये अभी आपने जब अपनी भूमिका में एक शब्द बोला जी, कि बहुजन शब्द मान्यवर साहब से आया, तो जी, इसके लिए मैं आपको आपका मार्गदर्शन करना चाहूँगा जी, जी, कि बहुजन जो शब्द है वो मान्यवर साहब से नहीं, जी, बल्कि बुद्ध से आया। जी, भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने जी, चारिका करते हुए अपने लोगों को कहा, जी, बहुजन चरत भिक्खवे चारिकं, जी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सुखा, जी, ठीक है, जी, अर्थात बहुजनों के सुख और हित के लिए भगवान जी, बुद्ध ने उनके कल्याण के लिए पहले जो है कि अपना वक्तव्य दिया और भगवान बुद्ध ने खुद प्रेरित किया। तो बहुजन शब्द अर्थात वहां से आया हुआ है, जी, बुद्ध के धम्म से आया जी, हुआ जी, है। जी, जी, दूसरा जो आपने ये कहा भी, आपका जो प्रश्न था, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मानवर कांसीराम या बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष रहे या जी, वीरांगनाएं रहीं, जी, उन्होंने किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया है। जी, यानी उनको दलितों तक सीमित रखना जी, ये बिल्कुल क्या कहते हैं कि अतिशयोक्ति होगा। जी, मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब ने जी, संपूर्ण बहुसंख्यक समाज के लिए, जी, संपूर्ण बहुजन समाज के लिए, जी, जो भी पिछड़ा था, जो भी हक वंचित था, जिसको अधिकार नहीं मिल रहे थे, जिसको उस सम्मान नहीं मिल रहा था, उन सारे लोगों की लड़ाई लड़ी। जी, इसीलिए आज पूरे देश से ये मांग हो रही है कि माननीय मसीहा कांसीराम साहब को भारत रत्न घोषित किया जाए। जी, समझ रहे हैं? जी, इसलिए वो सिर्फ दलितों को तक वो सीमित नहीं थे। जी, बीपी मंडल को, जो हमारा मंडल कमीशन लागू हुआ, जी, माननीय बीपी मंडल जी, जब हमारी पहली बार जो है कि एमपी एमएलए जो है कि बने माननीय साहब के नेतृत्व में, तो जी, सबसे पहले उन्होंने यही फोर्स किया और उस पर दबाव बनाया कि मंडल कमीशन लागू हो। जी, समझ रहे हैं? और मंडल कमीशन जो लागू हुआ है आज, जी, जो पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिल रहा है, जी, जी, वो माननीय मसीहा कांसीराम साहब की उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है। दलितों तक उनको सीमित करना जी, जी, ये अतिशयोक्ति होगा, जी, क्योंकि उनका जो कद है माननीय जी, मसीहा कांसीराम जी, साहब जी, का, जी, वो भारत ही नहीं जी, पूरे विश्व स्तर पे, जी, पूरे विश्व स्तर पे जो बहुजनों का जो आंदोलन है, खास करके उनके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, वो पूरे विश्व में उसकी सराहना होती है। और लोगों ने जो अम्बेडकरवाद को बहुत गहराई से जाना, वो बाबा माननीय मसीहा कांसीराम साहब की देन है। अगर कांसीराम जी की बात करें तो बाबा साहब के विचारों पे उन्होंने चले थे, लेकिन हम आपसे ये चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि बाबा साहब की पहली उन्होंने कौन-सी ऐसी बुक्स किताबें पढ़ी, जो उनके अंदर ऐसी आग लगी थी? एनालिसिस ऑफ कास्ट जी, उसमें ऐसी क्या बातचीत जो है जी, कास्ट है, संपूर्ण वाङ्मय खंड 1, जी, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी, सभी जो भी इस वीडियो को देखने वाले साथी हैं, जी, बहुजन समाज के लोग, उनको देखना, यही एक किताब थी जी, जिसको माननीय मसीहा कांसीराम साहब को डीके खापर्डे साहब ने दिया। जी, और इसी किताब को पढ़ करके माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने जी, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जी, कि आज लखनऊ में चले जाइए तो लखनऊ में जो पार्क बने हैं, जी, जो बीएसपी की सरकार ने बनाए जो पार्क बने, जी। वो पार्क पूरे एशिया के नंबर 1 पार्क में आते हैं। कांसीराम जी ने इतनी बड़ी नौकरी को त्यागा जी। और यहाँ तक लाया और एक अच्छी मीनार खड़ी कर दी है उन्होंने बहुजनों के लिए और पार्टियों के लिए। तो इसके लिए अगर हम कहें तो अब दौर अगर देखा जाए, जो कांसीराम जी ने कारवां किया, क्या ऐसा लग रहा है कोई कर रहा है या करने वाला, ऐसा कुछ आपको प्रतीत आ रहा है? समाज में आप काफ़ी ज़्यादा समय देते हैं। देखिए, हम इतना जानते हैं, चूँकि देखिए राजनीतिक पहलू पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता, जी। क्योंकि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जी, उस समय पे रानाडे की जयंती पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज़ को साफ कहा कि अ, जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा लक्ष्य है, जी, वो व्यवस्था परिवर्तन का है। जी, जी, कौन-सी व्यवस्था? उसमें सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन रही। जी, जी, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जी, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन। जी, जी, तो इस सामाजिक व्यवस्था या व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में, लक्ष्य में जी, हमारे महापुरुषों का जो ये राजनीति रही है, राजनीति सिर्फ एक साधन मात्र रही है, जी, न कि वो राजनीति को उन्होंने साध्य बनाया, लक्ष्य नहीं था। जी, इसलिए राजनीति का जो वो मामला है, तो उन्होंने जो भी संघर्ष किया, आज भाई राजनीति का उस क्षेत्र में अगर देखा जाए, चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि मान्यवर साहब ने सबसे पहले बामसेब बनाया, हम जैसे कर्मचारियों का संघ बनाया। जी, 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 उस कर्मचारियों के संघ के द्वारा रिसर्च कमेटी सब तैयार हुई, जी, जगह-जगह लोग जा कर के जो है अपने महापुरुषों के आंदोलन से, उनके इतिहास से लोगों ने परिचित कराना शुरू किया। जी, जी, उसके बाद मान्यवर साहब ने देखा कि अच्छा
कर्मचारी तो इकट्ठा हो गया, जी। लेकिन कुछ लोग जो है कि जो इससे वंचित हो जा रहे हैं, जी। तब उन्होंने DS4 बनाया। जी। 1981 में जो है जी। 14 अप्रैल 1981 को DS4 का स्थापना मानवर साहब ने किया। जी। तो DS4 के जरिए उन्होंने जो मजदूर था, गरीब था, यानी जितने भी लोग थे जो सरकारी कर्मचारी नहीं भी थे, जी। उन सारे लोगों को भी मानवर कांसीराम साहब ने DS4 के बैनर तले ला करके इस संघर्ष को, इस आंदोलन को और तेज किया। फिर उसके बाद उनको जरूरत पड़ी कि हमको एक और साधन की आवश्यकता है। भाई उनको बामसेफ कर्मचारियों के संघ से वह लक्ष्य शायद प्राप्त नहीं हो रहा था, जी। जो व्यवस्था परिवर्तन का या जो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का था, उसके लिए उन्होंने DS4 बनाया। DS4 से भी नहीं समझ में आया तो उनको लगा कि नहीं, मुझे अब राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। जी। तब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो है स्थापना 1984 में किया। जी। और 1984 में पार्टी की स्थापना करने के बाद आपने देखा कि लगातार बाहर जो है कि BSP की कई बार सरकारें बनी जो है, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार जो है सरकार बनी, उससे काफी बदलाव हुआ। तो देखिए वर्तमान समय में जो है जी। हमें लगता है कि मानवर साहब के पता नहीं कितने ऐसे शिष्य, पता नहीं ऐसे कितने चेले हैं जी। जो आज मानवर कांसीराम साहब के कारवां को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और दिन रात, दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कारवां उनका रुका हुआ है। कारवां उनका जितनी गति से उनके समय चला था, वह गति कमजोर नहीं हुई है। कमजोर उनके सपने को हम लोगों ने, अन्य जो तमाम संगठनों के लोग काम कर रहे हैं, जी। सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, उन्होंने आगे ही बढ़ाया है, वो पीछे नहीं गया है। कांसीराम जी ने इतना लंबा समय दिया, एक अच्छी मीनार खड़ी की और लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, और आपने ये भी हमसे चर्चा की कि उन्होंने बामसेफ का निर्माण किया। तो अगर हम बामसेफ की थोड़ी बात करें तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, बामसेफ में लगभग जो सरकारी नौकरी में होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। जी जी। तो ये उनका बनाने का क्या लक्ष्य था जो पहले उन्होंने बामसेफ बनाया? देखिए मानवर साहब का यह मानना था कि पढ़ा लिखा जो कर्मचारी वर्ग है, जी। ठीक है, उसकी बुद्धि विवेक जी। वो तीव्र होता है। जी। समझ रहे हैं ना? जी। यानी वह एक प्रबुद्ध वर्ग होता है, जी। जो अन्य सामान्य व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए ठीक है दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जी। या लेबर का काम करने वाला व्यक्ति है, जी। शायद वह उन चीजों को सोच नहीं पाएगा जो एक पढ़ा लिखा वर्ग जो है सोच पाता है। तो उनका जो उद्देश्य था बामसेफ बनाने का, सबसे पहला उद्देश्य तो यही था कि प्रबुद्ध वर्ग को इकट्ठा करेंगे तो हम उन सभी समस्याओं पर जो बहुजन समाज के बीच में आ रही हैं, उनके अधिकार और सारी चीजों के बीच में आ रही हैं, उस पर एक रिसर्च करेंगे हम। और उस प्रबुद्ध वर्ग यानी बामसेफ के द्वारा जो कर्मचारियों का संघ बनाया, रिसर्च किया, लोगों को इकट्ठा किया और उनके द्वारा चंदा भी इकट्ठा किया। क्योंकि देखिए किसी संस्था को, वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, कोई भी संस्था चलाने के लिए, यहाँ तक कि आपको अपना परिवार चलाने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बामसेफ का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहा कि कर्मचारियों को इकट्ठा करके मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने धन इकट्ठा किया और उस धन को फिर समाज में खर्च किया। जब कांसीराम जी नौकरी पेशे में थे तो कुछ समय बताया जाता था कि जब कोई बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए छुट्टी लेता था तो वहाँ पे जो है उनके साथ जातिवाद होता था, उनके साथ गलत बदसलूकी भी होती थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने भी एक कारवां चलाया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे उस समय जब? देखिए उन्होंने एक कारवां नहीं, उनका ही सब कारवां है। क्योंकि आप जानते हैं कुछ समय दीना भाना जो 4th क्लास में थे, वहाँ DRDO में वो चपरासी थे, 4th क्लास में थे। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन जब उनके पास एक छुट्टी की लिस्ट जाती है तो उसपे सबको साइन करना होता है। तो कोई जो है कि उसमें उन्होंने देखा कि इसमें तो हमारे मसीहा, हमारे भगवान की, दीना भाना का ये मानना था कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। उन्होंने कहा कि हमारे भगवान की छुट्टी तो है ही नहीं इसमें, तो मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। तो सारे लोग जो थे वो सब सवर्ण समाज के लोग थे, उन्होंने कहा तेरा भगवान अलग से है? कहें तो मानव दीना भाना ने कहा कि बिल्कुल मेरे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हैं और उनकी छुट्टी अगर नहीं होगी तो मैं साइन नहीं करूंगा। उस चीज को लेकर काफी विवाद होता है। और विवाद होता है तो क्या होता है कि उसको दीना भाना को वहां से निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वो लोगों को ऐसे ही भला बुरा कहते हुए, खास करके कर्मचारियों और खास करके मानवर साहब के साथ गुजरते थे वो, और DK खापड़े के समक्ष गुजरते थे तो खूब बड़बड़ाते थे कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की दौलत नौकरी कर रहे हैं लेकिन समाज का दें, तमाम प्रकार की चीजें उलाहना देते थे। तो DK खापड़े से एक दिन मानवर साहब ने पूछा कि साहब ये किसको कहता है? तो DK खापड़े ने कहा कि कांसीराम जी ये आपको कहता है। तो उनको लगा करे मुझे क्यों कहता है? तब उसी रात जो है कि DK खापड़े साहब मानवर कांसीराम साहब के यहाँ जाते हैं और उनको एनिलेशन ऑफ कास्ट देते हैं। बाबा साहब मानवर साहब उसको रात भर पढ़ते रह जाते हैं और पढ़ने के बाद 2-3 दिन के बाद जो है उस छुट्टी के लिए मानवर कांसीराम साहब, वो कुलकर्णी जो था, वो वहाँ का जो चीफ था, उसके पास छुट्टी की लिस्ट रखते हैं और लिस्ट रखते हैं, उस पर उनकी कहाँ सुनी होती है और अंततः जो है उस पर लड़ करके, झगड़ करके मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने 14 अप्रैल की छुट्टी सैंक्शन कराई। और वहीं से एक आंदोलन शुरू होता है और वहीं से एक आंदोलन शुरू होता है कि मानवर मसीहा कांसीराम साहब के दिल में वो आग लगती है। इसलिए मानवर साहब ने कहा
कि पता नहीं कैसे-कैसे लोग हैं कि इतनी किताबें बाबा साहब की पढ़ जाते हैं, संपूर्ण वांग में पढ़ जाते हैं, ये पढ़ जाते हैं, वो पढ़ जाते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो क्रांति की आग नहीं लगती। मैं सिर्फ एक पुस्तक पढ़ा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति प्रथा का उन्मूलन, जातियां कैसे समाप्त होंगी। उसी को पढ़ने के बाद हमारे दिल में इतना जुनून, इतना आग आया कि मैंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। कांसीराम जी के द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी जो 1982 में प्रकाशित हुई थी, द चमचा युग। जी तो हमें उम्मीद है कि आप द चमचा युग पढ़े भी होंगे। जी, तो अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें की कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने हमारे चैनल पे रखें जो आपको मोट और बिंदु जो लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, चमचा युग जैसा कि शीर्षक है, जी हमारे समाज में हुआ क्या है, क्योंकि देखिए वो बहुत बड़ी किताब है, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें जी। पूना पैक्ट और सारी चीजों का जो है वर्णन जिक्र किया है। मानवर साहब ने किया है, बहुत जी। विधिवत चीजों को लिखा है। जी जी क्योंकि पूना समझौता को मानवर साहब ने यह माना कि वह समझौता जो हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने मजबूरी में वो समझौता किया और समझौते से काफी नुकसान भी समाज का हुआ। जी जी तो मैं जहां तक मानता हूं कि चमचा युग का मतलब जो उन्होंने लिखा है, जी आप देख रहे हैं कि समाज में चमचे बहुत हैं, जी जी समझ रहे हैं, हर समाज में चमचे हैं। जी यानी अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर नेतृत्व कर रहा है या नेतृत्व कर करके आगे आ रहा है, तो वहां पर चमचा समझते हैं ना, ठीक एक चम्मच जो होती है, चमचा, जी, जी। स्पून को समझिए, जी उसको आपने देखा होगा कि हम चमचा का इस्तेमाल कब करते हैं, चम्मच का इस्तेमाल किसी चीज को खाने के लिए करते जी, हैं जी, जी। और उसके बाद काम होते ही हम उसको ठीक। फेंक देते जी, हैं। उसी तरीके से हमारे समाज के कुछ गद्दारों का, जी। मैं तो यही कहूंगा, हालांकि जी। लोग सुनने वालों को बुरा लगेगा, हाँ, कुछ गद्दारों का, कुछ चमचों का यही हाल है जी कि अपने ही समाज के लोगों को, जी अर्थात वो राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे समाज के क्षेत्र में हो, उनको बरगला करके, ठीक है, जो अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज के लोगों को बरगला करके उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल करके उनका वोट लेते हैं, और फिर अंततः क्या होता है कि वो उनकी सरकारें बन जाती हैं, या जब वो वोट ले लेते हैं तो उनको क्या करते हैं कि किनारे कर देते हैं, फेंक देते हैं, और फिर उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसीलिए माननीय कांसीराम साहब ने ये चमचा युग लिखा कि चमचों से सावधान रहने की हमको आवश्यकता है समाज को। प्रश्न और कि जो लोगों का कहना है कि बाबा साहब की विचारों को अगर जिंदा किया तो कांसीराम जी ने जिंदा किया, इस चीज शब्दों को आप कौन से नजरिए से देखते हैं और कहाँ तक आप इसको पैरामीटर अपने पैरामीटर देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और खासकर देखिए जो लोगों का ये शब्द है कि जिंदा करना, जी तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जी क्योंकि देखिए, माननीय कांसीराम साहब के पहले भी हजारों लोग जेल गए आरपीआई के बैनर तले, जी ठीक है, जी समता सैनिक दल के बैनर तले, और महाराष्ट्र में काफी आंदोलन चल रहा था। जी तो ये नहीं कहा जा सकता कि जिंदा किया, लेकिन हाँ, यह है कि ये जरूर कहा जा सकता है कि मानव मसीहा कांसीराम साहब ने संपूर्ण भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी को, जी आंदोलन को बहुत मजबूत किया, जी बहुत ताकत दिया, उनकी जड़ों को मजबूत किया, जी समझ रहे हैं। जी इसलिए आज पूरे भारत को मानव साहब का ऋणी होना चाहिए। अंत जो नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे पढ़ रहे हैं और राजनीतिक में भी आप जान रहे हैं कि आप कॉलेजों में भी जो है कि चुनाव होने लगे हैं, उसमें काफ़ी बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक इससे पहले एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे आपको कि जो बच्चे राजनीतिक में आ रहे हैं, नए छात्र बन के आ रहे हैं, वो दूसरे जगह चले जाते हैं, अपने समाज को छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसी किताबें वो पढ़ें? किनकी किताबें को अध्ययन करें कि वो उनका खून जिंदा रहे, उनका जमीर जिंदा रहे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जी जागृति से सोच का निर्माण होता है, सोच से ताकत, ताकत जी से शक्ति बनती जी है, जी और शक्ति से व्यक्ति शासक बनता जी है। जी जी तो जो भी व्यक्ति, जी। चाहे वो छात्र हो, पहली बात तो छात्रों को राजनीति से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जी, क्यों? जी। क्योंकि देखिए है क्या, कम्युनिटी में, समाज में जब व्यक्ति राजनीति में आता है तो राजनीति में बहुत सारे जो है कि संसाधन जुटाने होते जी, हैं, जी। संसाधनों का व्यय होता है। जी, जी, जी। तो अगर हमारा व्यक्ति जो हमारे जिस समाज से है उसका अगर बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि मजबूत नहीं है, हाँ। तो राजनीति में वो क्या होता है कि वो अपने बहुत सारी चीजों को न्यौछावर कर देता है, अंततः होता क्या है, वो परेशान हो जाता है। जी, जी, ठीक है, जी। इसलिए छात्रों को खास करके जब तक वो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच जाते हैं, जी। उनको राजनीति से थोड़ा सा दूर। दूर नहीं, लेकिन यह है कि बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेना चाहिए, पहले जी। उनको अपने करियर को बनाना जी, चाहिए। जी। समझ रहे हैं ना? जी। तो इसलिए जो है कि हम यही चाहेंगे कि राजनीति का जो हमारे जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, जी। उनको अपना इतिहास परिचित होना चाहिए। जी। जिस दिन वो अपने इतिहास से परिचित हो गए कि हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे आंदोलन करके, जी। कैसे कैसे संघर्ष करके, भाई साहब आंख में आंसू आते हैं जब हम लोग संघर्षों की याद करते हैं, तो जी। कि क्या जमाना था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जी। कि जब उनको जो है कि तालाब में हमारे समाज के लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया। जी, जी। यानी कि जिस तालाब में सुअर, जी। कुत्ता, बिल्ली जी। पानी पीता था, हाँ। उस तालाब में इस देश के करोड़ों जनसंख्या को उस तालाब में पानी नहीं देने दिया जाता था। जी। और तब की बात छोड़ दीजिए, आज भी मैं सरकारी विद्यालयों की मैं बात कर दूं, जी।
और कार्यालयों की सरकारी दफ्तरों की बात कर दूं, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई जाती है। जी। और मैं आपको बता दूं जी। कि एक दिन मेरे ही विद्यालय की घटना रही हाँ। कि मैंने एक बच्चे को खड़ा किया और बच्चे से जो है मैंने पूछा कि बेटा चर्चा हो रही थी, हमने कहा बेटा बाबा साहब अम्बेडकर को जानती हो? तो उसमें 2 बच्चों ने हाथ उठाया। जी। एक बच्ची बोली कि हाँ सर जानते हैं। हमने कहा कैसे जानते हो? बोले सर वो चमरोटी वाले जो है ना, उसका जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, अच्छा। दुख तो बहुत हुआ, जी, जी, जी। लेकिन चूंकि वह कमी उसकी नहीं है, जी, जी। वो संस्कार की कमी है। जी। वो समाज में जो संस्कार परोसे जा रहे जी, हैं जी, जी। अम्बेडकर के खिलाफ या अम्बेडकरवाद के खिलाफ, जी, जी, जी। वो उसकी कमी रही है। अब बातों बातों में जब मैंने उसको बताया बेटा ये सारी चीजें उनकी देन है, जी, जी। तो बातों बातों में फिर उसने कहा कि सर एक चीज और बताओ। हमने कहा बेटा बताओ। बोला सर ये जो चमरोटी वाले होते हैं ना, बड़े नीच होते हैं। जी। सोचिए एक छोटी सी बच्ची जी। जो कि शायद जो है कि 10 साल की भी नहीं है, जी। 8 साल की है, कक्षा जी। 4 की पढ़ रही है, जी। वो बच्ची इस तरीके का कह रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जी। यानी उस ज़माने में जब आज हमारे पास स्कूल हैं, संसाधन हैं, एरोप्लेन है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास हैं, पढ़ने के लिए हमारे पास अधिकार हमको हैं, तब के ज़माने में ऐसी सोच है, तो बाबा साहब और मानवर साहब के ज़माने में कैसी सोच रही होगी? इसलिए हमारे लोगों को, जो छात्र हैं, उनको अपने महापुरुषों के आंदोलन से हमारे इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया और मान्यवर कांसीराम के 15वें परिनिर्वाण दिवस पे हमने इनसे काफ़ी बातचीत भी की और इनसे जानकारी अपनी भी ली और हमने अपनी इनसे भी जानकारी शेयर भी किया है। तो आज के लिए बस इतना ही।